एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो सेशन ऑफ अभ्यास एजुकेशन। इस बार हम लोग यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के प्रेसिडेंट का चुनाव कैसे किया जाता है, इस पूरी प्रोसेस को शुरू से लेकर आखिर तक जानेंगे। तो लेट्स गो एंड हैव अ लुक। यूएसए में प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हर 4 साल पे होते हैं। पहले 2012 में, फिर 2016 में और अब 2020 में ये इलेक्शन होना है। इस बार 2020 प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के कैंडिडेट के रूप में जो बाइडेन फ्रॉम द डेमोक्रेटिक पार्टी एंड डोनाल्ड ट्रंप फ्रॉम द रिपब्लिकन पार्टी नॉमिनेट किए गए हैं, जो कि 2020 के प्रेसिडेंशियल इलेक्शन को लड़ेंगे। पूरी प्रोसेस को जानने के पहले एक छोटा सा मैसेज आप सभी के लिए कि अभ्यास एजुकेशन के इस यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू एंड प्लीज इस वीडियो को पूरा वॉच करिएगा। सो लेट्स स्टार्ट द प्रेसिडेंशियल इलेक्शन प्रोसेस ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का प्रेसिडेंट 4 साल के लिए चुना जाता है। वहां पे 50 स्टेट्स में जो गवर्नमेंट रूल कर रही है उन सब का हेड यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का प्रेसिडेंट होता है। सारी आर्म्ड फोर्सेस यानी मिलिट्री, नेवी, एयर फोर्स का भी चीफ कमांडर प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स होता है। और गवर्नमेंट बेस्ड जितनी ऑर्गेनाइजेशन है या जितनी एग्जीक्यूटिव ब्रांचेस हैं उन सब का हेड भी प्रेसिडेंट ही होता है। इंडिया में ऐसा नहीं होता है। गवर्नमेंट बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन और स्टेट्स के ऊपर जो गवर्नमेंट है उनका हेड प्राइम मिनिस्टर होता है, वेयर एज आर्म्ड फोर्सेस का जो चीफ कमांडर होता है वो प्रेसिडेंट होता है। सिक्योरिटी रीजन से प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स का शॉर्ट फॉर्म भी रखा गया, जिसको हम लोग पोटस के नाम से जानते हैं। डायरेक्टली सिटीजन ऑफ अमेरिका नहीं चुनते हैं प्रेसिडेंट। ये बात ध्यान में रखिएगा कि प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका को डायरेक्टली बाय द सिटीजन नहीं चुना जाता है। डेमोक्रेसी का रूल वहीं से शुरू हुआ था, लेकिन सिटीजन्स डायरेक्ट अमेरिका के प्रेसिडेंट को नहीं चुनते हैं। वो डायरेक्ट वोटिंग में इन्वॉल्व नहीं होते, वो अपने देश में इलेक्टर्स चुनते हैं। ये इलेक्टर्स प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट्स जो नॉमिनेट किए गए हैं उनमें से सेलेक्ट करके उसको प्रेसिडेंट बनाते हैं। यूएसए में प्रेसिडेंट के क्वालिफिकेशन की 3 क्राइटेरियाज होते हैं। सबसे पहला, वो यूएस बॉर्न सिटीजन होना चाहिए, उसकी एज 35 और या उससे ज्यादा होनी चाहिए, वो मोर देन 14 ईयर्स से यूएसए में ही रह रहा है, तभी वो व्यक्ति यूएस प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट के लिए अपने आप को नॉमिनेट कर सकता है या गवर्नमेंट पार्टीज जो हैं वो उस कैंडिडेट को नॉमिनेट कर सकती हैं। यूएसए में इलेक्शन गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग जनरल इलेक्शन जो कि प्रेसिडेंशियल पोस्ट के लिए होता है वो नवंबर मंथ के फर्स्ट मंडे के बाद पड़ने वाले ट्यूसडे को ही करवाया जाता है। 2016 में भी ऐसा ही हुआ था, 2012 में भी ऐसा ही हुआ था और अब 2020 में भी ऐसा ही होगा। और इसीलिए ये इलेक्शन 3 नवंबर को होने वाला है। 2016 के प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस को अगर देखा जाए तो एक अराउंड 1.5 साल का समय लगा था इस पूरे प्रोसेस को कंप्लीट करने में, जिसमें शुरुआत हुई थी प्रेसिडेंट कैंडिडेट के नॉमिनेशन से, फिर प्राइमरीज, कॉकसेस, जनरल डिबेट, देन जनरल इलेक्शन, देन फाइनल डिबेट और उसके बाद हमें डोनाल्ड ट्रंप एज अ 2016 में प्रेसिडेंट के रूप में मिले थे। इस बार कोरोना पेंडेमिक की वजह से ये टाइम थोड़ा डिले हुआ है, प्रोसेस को टाइम कम मिला है, लेकिन फिर भी पूरी प्रोसेस कंप्लीट कर ली गई है। सितंबर 2020 से ये पूरी प्रोसेस शुरू हुई और जनवरी में आपको नए प्रेसिडेंट के रूप में कौन मिलेगा ये रिजल्ट भी आउट कर दिया जाएगा। अमेरिकन प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट्स के बीच में डिबेट्स भी होती है और ये डिबेट टीवी पे टेलीकास्ट कराई जाती है। इसीलिए इन तीनों डिबेट्स जो कि प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट्स के बीच में होती है बहुत ही महत्व होता है। एक डिबेट और होती है जो कि वाइस प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट्स के बीच में होती है। आप देख सकते हैं मैंने इस पूरी प्रोसेस को कैलेंडर वाइज यहाँ पे शो किया हुआ है। तो सितंबर 2020 में ये फर्स्ट डिबेट हुई थी, उसके बाद अक्टूबर में 2 और डिबेट हुई और उसी बीच में वाइस प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट्स के बीच में भी डिबेट कराई गई। प्रेसिडेंशियल इलेक्शन प्रोसेस को समझने से पहले सबसे पहले हमें ये जान लेना है कि यूएस की जो पार्लियामेंट होती है उसको पार्लियामेंट हमारे देश में कहा जाता है
लेकिन वहाँ पे यूएस कांग्रेस कहा जाता है। जैसे हमारे यहाँ लोकसभा लोअर हाउस और राज्यसभा अपर हाउस की तरह नॉमिनेटेड है, वैसे यहाँ भी 2 हाउसेज होते हैं जिसको हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव कहते हैं एंड दूसरा सेनेट होता है। सेनेट इज अपर हाउस, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव इज लोअर हाउस। हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में 435 टोटल नंबर्स ऑफ मेंबर्स होते हैं। इसके अलावा 6 मेंबर्स और भी होते हैं, जबकि सेनेट में हर राज्य से 2-2 मेंबर इलेक्ट होके आता है, तो टोटल 50 राज्य है। तो वहाँ पे सेनेट में 2 into 50 = 100 मेंबर्स सेनेट में होते हैं। ये यूएस का पॉलिटिकल स्टेट वाइज मैप है, जिसमें से सेनेट के अंदर हर राज्य से 2-2 मेंबर्स का इलेक्शन किया जाता है। जैसे हमारे देश में 2 मुख्य पार्टीज हैं, कांग्रेस और भाजपा। इसके अलावा सपा, बसपा, लोक जनशक्ति पार्टी, सीपीएम और साउथ की बहुत सारी पार्टीज आपने नाम सुना होगा। वैसे ही अमेरिका में भी 2 मेन पार्टीज हैं, रिपब्लिकन पार्टी और डेमोक्रेटिक पार्टी। इसके अलावा भी और पार्टियां वहां एग्जिस्ट करती हैं, जैसे द एंटी मैसोनिक पार्टी, ग्रीन पार्टी, लिबर्टेरियन पार्टी, रिफॉर्म पार्टी एंड इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट कहने का मतलब स्वतंत्र प्रभार से भी कोई चुनाव में खड़ा हो सकता है और चुनाव जीत सकता है। चलिए अब समझते हैं कि यूएस में प्रेसिडेंशियल इलेक्शन का पूरा प्रोसेस क्या है। जिस तरीके से भारत में दोनों बड़ी पार्टियां कांग्रेस और बीजेपी या तो पीएम कैंडिडेट की घोषणा कर देती हैं या नतीजे आने के बाद इस पर फैसला लेती हैं, अमेरिका में ठीक इसके उल्टे होता है। यहाँ की दोनों प्रमुख पार्टियां रिपब्लिकन और डेमोक्रेटिक पार्टी प्रेसिडेंट उम्मीदवार के चयन को लेकर भी जनता के बीच में जाती हैं। दोनों पार्टियों में उम्मीदवार बनने की चाहत रखने वाले लोग हर स्टेट में प्राइमरी और कॉकस इलेक्शन में हिस्सा लेते हैं। प्राइमरी और कॉकस इलेक्शन में जो भी कैंडिडेट जीतता है वो दोनों पार्टियों की ओर से औपचारिक उम्मीदवार यानी कैंडिडेट बन जाता है। प्राइमरीज एंड कॉकसेस आर द वेरी बेसिक स्टेप्स ऑफ अमेरिकन प्रेसिडेंशियल इलेक्शन। कुछ स्टेट्स में प्राइमरीज होता है और कुछ स्टेट में कॉकसेस होता है। तो प्राइमरीज बेसिकली बहुत ही गोपनीय तरीके से अपने मत को बैलेट बॉक्स में डाल देना है। मतलब जैसे हम बैलेट बॉक्स में जाके वोटिंग कर देते हैं, अपने एक पेज पे अपने पसंदीदा उम्मीदवार का नाम लिख के उसको बैलेट बॉक्स में डाल देते हैं। पूरी प्रोसेस प्राइमरी की यही होती है, जबकि कॉकसेस में ऐसा नहीं होता। कॉकसेस एक ओपन एनवायरनमेंट में हम अपने नेता को चुनते हैं। बहुत सारी भीड़ होती है, जिम, स्कूल या टाउन हॉल में ये प्रोसेस कराई जाती है। वहां पे पूरी भीड़ अपने मत को अपने पसंदीदा कैंडिडेट्स को दे देता है और कहा जाता है कि हम इसको चुनेंगे। जो विनर होता है वही आगे चल के इन प्रेसिडेंशियल इलेक्शन कैंडिडेट के एक डेलीगेट के रूप में उभर कर आता है। नेक्स्ट स्टेज होता है नेशनल कन्वेंशन। नेशनल कन्वेंशन एक बेसिकली स्टेडियम में कराया जाता है। यहाँ पे सिटीजन्स नहीं आते, बल्कि हर 50 राज्य में से जनता ने जिस डेलीगेट को चुना है वो डेलीगेट इस नेशनल कन्वेंशन में आते हैं। ये नेशनल कन्वेंशन के डेलीगेट्स अब आगे चल के प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट को चुनते हैं। जितने डेलीगेट्स नेशनल कन्वेंशन में आते हैं ये सारे डेलीगेट्स अब प्रेसिडेंट पोस्ट के लिए हर पार्टी से नॉमिनीज डिसाइड करते हैं। इन नॉमिनीज के डिसाइड होने के बाद ये दोनों ही नॉमिनीज आगे अपने रनिंग मेट का डिसीजन लेते हैं। रनिंग मेट कहने का मतलब है कि वाइस प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट कौन होगा उनके साथ। मतलब एक तो प्रेसिडेंट कैंडिडेट हो गया जिसको कि डेलीगेट्स ने चुन लिया। अब डेलीगेट्स के द्वारा चुने गए जो नॉमिनीज हैं, इन नॉमिनीज ने अपने नीचे आने वाले वाइस प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट का नाम वो नॉमिनी चुनता है, डेलीगेट्स नहीं चुनते। 2020 के प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में रिपब्लिकन पार्टी ने वापस से अपना भरोसा एज अ प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट डोनाल्ड ट्रंप पे जताया और डोनाल्ड ट्रंप ने अपने रनिंग मेट के रूप में करंट वाइस प्रेसिडेंट माइक पेंस को ही चुना, जबकि डेमोक्रेटिक पार्टी ने जो बाइडेन और के ऊपर एज अ प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट का भरोसा जताया और उन्होंने एज अ रनिंग मेट फॉर वाइस प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट के रूप में कमला हैरिस, जो कि एक भारतीय मूल की महिला है, उनको वाइस प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट के रूप में नॉमिनेट किया।
नाउ द थर्ड स्टेज इज द जनरल इलेक्शन, जिसमें 18 प्लस एंड अबव की जो जनसंख्या है यूएस की, वो जाके वोट करती है और अपने इलेक्टर्स चुनती है। ध्यान दीजिएगा, प्रेसिडेंट नहीं चुनती, इलेक्टर्स चुनती है। यूएसए में इलेक्शन गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग जनरल इलेक्शन नवंबर के फर्स्ट मंडे के बाद पड़ने वाले ट्यूसडे को ही हमेशा होगा, और जो भी पब्लिक होगी, जो भी सिटीजन्स होंगे, वो नवंबर के फर्स्ट मंडे के बाद पड़ने वाले ट्यूसडे के दिन अपना वोट कास्ट कर सकेंगे। वहां पे वोट कास्ट करने के लिए भी 2-3 नॉर्म्स बनाए गए हैं, जिसको कि हम आगे समझेंगे। वैसे में जनरल इलेक्शन के दिन, जिस दिन सिटीजन्स को वोट कास्ट करना है, वो बूथ पे भी जाके अपने वोट को कास्ट कर सकते हैं। अगर कोई किसी कारण से वोटिंग में अपीयर नहीं हो पा रहा है, तो वो जनरल इलेक्शन की जो डेट्स हैं उसके होने से पहले ही इलेक्शन कमीशन जो वहां पे है उसको नोटिफाई कर सकता है, बता सकता है कि मैं इस दिन हॉस्पिटल में रहूंगा, या मेरी तबीयत खराब है, या मेडिकल मेरा चेकअप चल रहा है, या मेरा कोई इंटरव्यू होने वाला है, मुझे दूसरी जगह जाना है। तो ऐसे लोगों के वोट्स को एज अ एब्सेंटी बैलेट मान लिया जाता है, और उनको ये प्रोविजन प्रोवाइड किया जाता है, उनको ये हेल्प प्रोवाइड की जाती है कि वो अपना वोट एक मेल के थ्रू कास्ट कर दें। उनको एक पेपर जाता है मेल के थ्रू, और उस पे वो साइन करके, उसको अटेस्ट करा के, या किसी भी जो अथॉरिटी से सिग्नेचर करवा के, प्रूफ करवा के, वो वापस उसको जिस एड्रेस पे मेल करना होता है इलेक्शन कमीशन को, वहां पे वो भेज देते हैं, और इस तरीके से अपने वोट को कास्ट कर सकते हैं। ये प्रोविजन इंडिया में प्रोवाइड नहीं किया जाता है। अगर कोई किसी दिन भी बूथ पे अपीयर नहीं हो पाया इलेक्शन डेट के दिन पर, तो उसके वोट को एब्सेंट मान लिया जाता है। यूएसए में एब्सेंटी बैलेट के लिए भी प्रोविजन है। दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट बात यूएसए के इलेक्शन प्रोसेस की ये है कि अमेरिका अपने आप में पूरे वर्ल्ड में एक सुपर पावर है। पूरे वर्ल्ड की जो इंटरनेट से रिलेटेड सर्विसेज हैं या सॉफ्टवेयर्स बनाने की जितनी कंपनियां हैं, उनका मेन हब, जिसको कि हम सिलिकॉन वैली के नाम से जानते हैं, वो अमेरिका है। इसके बावजूद अमेरिका में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम नहीं है। वहां आज भी बैलेट वोटिंग सिस्टम है, मतलब जनरल पीपल अपने वोट को बैलेट में ही डालेगी। वहां इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम के थ्रू वोट नहीं किया जाता है। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस बात को हमेशा ध्यान में रखिएगा। यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के प्रोसेस में नेक्स्ट स्टेज है इलेक्टोरल कॉलेज। इलेक्टोरल कॉलेज वो प्रोसेस है जिसमें से जनरल इलेक्शन में जो हमने इलेक्टर्स चुने, उन इलेक्टर्स का एक ग्रुप बनाया जाएगा जिसको इलेक्टोरल कॉलेज कहा जाता है। ये इलेक्टर्स आगे चल के प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट एंड वाइस प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट के बीच में से चुनते हैं, जो कि डेमोक्रेटिक पार्टी और रिपब्लिकन पार्टी ने नॉमिनेट किए हैं। जनरल इलेक्शन में से सेलेक्ट किए गए टोटल नंबर ऑफ इलेक्टर्स 538 होते हैं, जिसमें से विनिंग कैंडिडेट ऑफ प्रेसिडेंट के लिए 270 इलेक्टर्स का होना जरूरी है, और 270 के बाद जो जीतता है वो बचे हुए बाकी के जो हारे हुए इलेक्टर्स हैं उनको भी अपने साथ मिला लेता है। दैट मीन्स विनर टेक्स ऑल का सिस्टम वहाँ पे अमेरिका में माना जाता है। यहाँ पर मैंने लिस्ट में पूरे स्टेट में जितने इलेक्टर्स होते हैं उन सब के नंबर्स आपको मेंशन किए हैं। जैसे कैलिफोर्निया में 55 जो कि सबसे ज़्यादा होता है, फ्लोरिडा में 29 है, आयोवा स्टेट में 6 इलेक्टर्स सेलेक्ट किए जाते हैं, ओहायो में 18 इलेक्टर्स होते हैं, वॉशिंगटन में 12 इलेक्टर्स हैं। डिफरेंट स्टेट में डिफरेंट नंबर ऑफ इलेक्टर्स होते हैं, जो कि आगे चलकर 4th स्टेज में इलेक्टोरल कॉलेज में मिलते हैं, और दोनों पार्टीज की तरफ से नॉमिनेट किए गए प्रेसिडेंशियल एंड वाइस प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट के बीच में से चुनाव करते हैं कि अमेरिका का आगे चलकर कौन प्रेसिडेंट होगा और वाइस प्रेसिडेंट होगा। इस पिक्चर में आप देख सकते हैं कि 2016 के इलेक्टोरल कॉलेज मीट का रिजल्ट डिक्लेयर किया गया है, जिसमें ब्लू स्टेट्स हिलेरी क्लिंटन को डिफाइन करता है एंड रेड स्टेट डोनाल्ड ट्रंप को डिफाइन करता है। इलेक्टोरल कॉलेज मीट में 2016 में डोनाल्ड ट्रंप जीत गए थे, जिसकी वजह से 2016 से लेकर 2020 तक वो यूएसए के प्रेसिडेंट हैं। अमेरिकन प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में स्विंग स्टेट्स का भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इसमें कुछ डेलीगेट्स रिपब्लिकन पार्टी के होते हैं और कुछ डेमोक्रेटिक पार्टी को सपोर्ट कर रहे होते हैं, और ओहायो, पेंसिल्वेनिया, फ्लोरिडा और कई सारे ऐसे स्विंग स्टेट हैं जहां नंबर ऑफ डेलीगेट्स बहुत ही कम संख्या में होते हैं। कहने का मतलब अगर 9 है
और 5 ने रिपब्लिकन पार्टी को वोट कर दिया और 4 ने डेमोक्रेटिक पार्टी को वोट कर दिया। तो विनर टेक्स ऑल का सिस्टम है। तो जो 5 जिसका भी पार्टी ने जीता वो टोटल 9 ले जाएगा। तो एक तरीके से जो इलेक्शन की टैली है, जो इलेक्टर्स की टैली है, वो ऑटोमेटिकली छोटे छोटे इन मार्जिन से काफ़ी इंक्रीज कर जाती है और जिसका फ़ायदा विनिंग टीम को मिलता है। अमेरिकन प्रेसिडेंशियल इलेक्शन का लास्ट प्रोसेस है इनॉग्रेशन, जिसमें प्रेसिडेंट को ओथ दिलाई जाती है उनके पोस्ट के लिए कि वो पूरी निष्ठा के साथ अपने देश की सेवा करेंगे। इस इनॉग्रेशन सेरेमनी को व्हाइट हाउस में बहुत ही ग्रैंड लेवल पे ऑर्गेनाइज किया जाता है। दुनिया भर के देशों से डेलीगेट्स और प्रेसिडेंट्स या प्राइम मिनिस्टर्स इस सेरेमनी को अटेंड करते हैं। उनको इन्विटेशन भेजा जाता है अमेरिका की तरफ से और करंट प्रेसिडेंट को ओथ दिलाकर उन्हें 4 साल का टर्म यानी कार्यभार सौंप दिया जाता है। 3 नवंबर को हुई जनरल वोटिंग के अकॉर्डिंग जो भी रिजल्ट आया है, जिसमें अमेरिका की जनता ने अपने इलेक्टर्स चुने हैं, उन इलेक्टर्स के वोटों की जब काउंटिंग हुई है तो उसमें जो बाइडेन एंड कमला हैरिस जीतते हुए दिखाई दिए हैं और यही लोग आगे चलकर इलेक्टर्स मीटिंग जो कि 14 दिसंबर को ऑर्गेनाइज होने वाली है, उसमें 270 का बहुमत पाने के लिए पूरी एड़ी चोटी का जोर लगा देंगे और यही लोग 6 जनवरी को प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट पोस्ट के लिए ओथ लेंगे। लेकिन 14 दिसंबर को होने वाली इलेक्टर्स मीटिंग बहुत ही इम्पोर्टेंट है और उसमें 270 इलेक्टर्स का होना उनके साथ बहुत ज़रूरी है। डोनाल्ड ट्रंप अनऑफिशियली हार चुके हैं, उन्हें कहा भी गया है कि आप व्हाइट हाउस छोड़ दीजिए, हमें नेक्स्ट प्रेसिडेंट के वेलकम की पूरी तैयारी करनी है। लेकिन अपने अड़ियल रवैये के कारण डोनाल्ड ट्रंप इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं कि वो हार चुके हैं। फिलहाल 14 दिसंबर को उनको ये एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। तो तब तक कीप वॉचिंग अभ्यास एजुकेशन और हमारे वीडियो को ऐसे ही अपना प्यार देते रहिए। थैंक यू, गुड बाय।